वीडियो तो आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी स्टेनो 23 एग्ज़ाम को लेकर। लास्ट 60 डेज़ है तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है बोलना, और जो आप कर रहे हो उसको और अच्छा करना है, जो गलत कर रहे हो उसको ठीक करना है, क्योंकि 60 डेज़ क्योंकि हर एक दिन इम्पॉर्टेंट रहेगा आज से, ठीक है। और 1/3 इस बार नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे करा था, बस सिलेबस में इतना ही चेंज हुआ था। जो नेगेटिव मार्किंग 1/4 था वो 1/3 हो गया, जिसका उतना असर नहीं पड़ेगा आपके कट ऑफ पे या फिर मार्क्स पे, ठीक है, उतना ज़्यादा। बस ये हो जाएगा जो आपका अटैम्प्ट का है वो थोड़ा कम हो जाएगा, जो एवरेज अटैम्प्ट जितना लोग 180 170 कर लेते थे अब वो 160 170 के बीच में रह सकता है, ठीक है। इतना थोड़ा बहुत चेंज रहेगा। जो 60 डेज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर एक दिन को कैसे आप यूज़ करोगे आज के बाद से, ठीक है। इसका और पैटर्न इस बार क्या चेंज हुआ था, पैटर्न इस बार चेंज बस आपका नेगेटिव मार्किंग का था। सेकेंड चीज़, पैटर्न लास्ट टाइम भी आपका चेंज हुआ था, ये चीज़ ध्यान रखना कि 22 वाले पेपर को एनालिसिस करने के बाद ही 23 का लिए कुछ प्लान करना है। अगर नहीं देखा एक बार तो 23 के मॉक फॉर्म में आ चुके हैं, तो मॉक आप दे सकते हो वहाँ से। 22 वाले मॉक पहले निपटाना, उसी चीज़ें ये लग जाएगा कि क्या क्या चेंजेस वहाँ पे था। जैसे इंग्लिश में आपका चेंज था इस बार, इंग्लिश में कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे हुए थे, वन वर्ड थे वो वन वर्ड, लेकिन उन्होंने इम्प्रूवमेंट फॉर्म में पूछा हुआ था, किसी को उन्होंने जैसे ईडियम फॉर्म में पूछ लिया, तो वन वर्ड कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट फॉर्म में पूछा हुआ था, तो वन वर्ड को भी हल्का हल्का देखता हुआ चलना है। जैसे आपका जो फिलअप था उस फिलअप को कहीं लेंथी बना दिया था, मतलब फिलअप आपका एक पैसेज फॉर्म में डाल दिया था वो फिलअप, लेकिन उसको थोड़ा बहुत टाइम आपका ज़्यादा लग जाए इस टाइप से उसे बनाया था। जैसे क्लोज है तो क्लोज में लास्ट टाइम में यह है कि आपका चेंज कर दिया उन्होंने। क्लोज जैसे 2 क्लोज आते थे 20 मार्क्स का, उन्होंने 5-5 कर दिया था कि जो मिस्टेक है ना उसके चांसेस ज़्यादा हो जाए। यानी किसी तरह पेपर को थोड़ा बहुत मॉडरेट बनाया गया है, इजी टू मॉडरेट था लेकिन उसे मॉडरेट ही रखा बनाया गया है, ठीक है। तो यही रीज़न था कि इंग्लिश सेक्शन में आपके 70-75 ये एवरेज था लास्ट टाइम पे। इसके बाद अगर बात करें कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन, तो बिल्कुल आपका ईजी टू मॉडरेट में जाएगा, यानी पैसेज को पढ़ना था और पैसेज में ही उसके आंसर थे। तो कॉम्प्रिहेंशन में तो इतना ज़्यादा नहीं चेंज था, लेकिन ये नहीं कि इस बार आपका चेंज नहीं होगा, क्योंकि कुछ कुछ कॉम्प्रिहेंशन ऐसे होते हैं जो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, समझना पड़ता है उसकी थीम क्या है, ठीक है। बहुत बार थीम पूछ लेता है, बहुत बार उसमें वोकैब पूछ लेता है कि सिनो एंटो, इस पैसेज के हिसाब से इसका सिनो एंटो। तो थोड़ा बहुत यह है कि पैटर्न आपको मैच करना पड़ेगा, आपको पैटर्न जानना पड़ेगा कि 22 में क्या चीज़ थोड़ा बहुत चेंज हुआ था इंग्लिश में, कि एवरेज स्कोर हमारा 70-80 के बीच में रहा था। वो चीज़ मैंने बता दिया। एक तो आपका क्लोज टेस्ट का पैटर्न चेंज हुआ था कि आपका क्लोज 5-5 वाले पूछे हुए थे, और क्लोज टेस्ट में भी ऐसे नहीं कि आपके चारों क्लोज थोड़ा बहुत सेम लेवल के, एक आपका वोकैब बेस था, एक आपका थोड़ा बहुत प्रीपोजिशंस हो गया, फ्रेजल ऑफ बेस दे दिया, एक आपका थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के बीच पे था, और बाकी एक थोड़ा बहुत आपका मिक्स करके चीज़ें दे दिया। तो इस टाइप से जो है क्लोज को भी चेंज किया हुआ था। सेकंड चीज़, आपका जो सिनोनिम एंटोनिम है वो सभी शिफ्टों में सेम नहीं रखा गया। किसी शिफ्ट में सिनोनिम डायरेक्ट दिया हुआ था, एक वर्ड उसका सिनोनिम, लेकिन किसी शिफ्ट में उसी सिनोनिम को एक सेंटेंस के फॉर्म में दिया हुआ था, उस सेंटेंस के हिसाब से हमें एंटोनिम लगाना था या सिनोनिम ढूंढना था। तो सेंटेंस वो मीनिंग देगा उसके हिसाब से, ना कि सिनोनिम का डायरेक्ट मीनिंग। तो ये थोड़ा बहुत जो है ये चेंज था आपका इंग्लिश में, बस थोड़ा बहुत करके बहुत ज़्यादा वो चेंज हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एक मार्क्स वो चीज़ है। एंड और एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इंडेक्स का वेटेज थोड़ा बहुत बढ़ा था, यानी किसी किसी में 25 के आसपास भी एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इंडेक्स जो है पूछे हुए थे। तो ये तो आपका इंग्लिश में था जो चेंज था आपका, ठीक है, कि वन वर्ड थोड़ा बहुत पूछा हुआ था इनडायरेक्ट फॉर्म में, ना कि डायरेक्ट पूछा हुआ था। इसके बाद एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इंडायरेक्ट जो है आपका 25 आवर्स के मार्क्स के आसपास पूछा हुआ था, वेटेज थोड़ा बढ़ा दिया। क्लोज को उन्होंने पहले 2 थे तो अब उन्होंने 4 क्लोज कर दिया। और जो आपका कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन था वो थोड़ा ईजी टू मॉडरेट लेवल का था, यानी पैसेज देख के आप चीज़ें वहाँ पे आंसर जो आपको मिल जाता। बाकी आपका सिनोनिम एंटोनिम आपका किसी किसी में डायरेक्ट पूछा हुआ था और किसी किसी में आपका सेंटेंस फॉर्म में पूछा हुआ था। सेकंड चीज़, जब आप फिलअप करोगे तो फिलअप जो है एक लेंथी फॉर्म में भी पूछा हुआ था, लेकिन सभी शिफ्टों में बैलेंस रखा हुआ है। किसी में आपका से जो फिलअप है उसको लेंथी बना दिया, किसी में आपका PQRS को लेंथी बना दिया, किसी में आपका क्लोज को लेंथी बना दिया, यानी थोड़ा बहुत टफ है। यानी हर एक शिफ्ट में कुछ ना कुछ चीज़ ऐसे था जो उन्होंने थोड़ा बहुत लेवल बढ़ाया हुआ था। तो यही है कि सभी शिफ्टों को एनालिसिस करना पड़ेगा इंग्लिश में, और देखना पड़ेगा कि जो मार्क्स 80+ जैसे मॉक में आते थे लोगों के 80-85 तक, वो आपका रियल एग्ज़ाम में जो आपका एग्ज़ाम होता है वहाँ पे वो 70-80 बीच में क्यों रह गया, उसका रीज़न थोड़ा बहुत देखना है। और वो रीज़न आपको पता चलेगा जब आप मॉक फॉर्म लगाओगे। तो सबसे पहले मॉक फॉर्म जब आप लगाओ ना, तो पहले 22 वाले मॉक लगा लेना।
सेकंड चीज़, अब मैंने इंग्लिश में बात कर दिया, ये चीज़ आपको ध्यान रखना इन 60 डेज़ में कि चेंजेस। सेकंड चीज़, आपको स्ट्रैटेजीज़ बहुत वीडियो मिलेंगी, बट स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करना है बैठ जाना। जो आपका स्ट्रैटेजी खुद का चल रहा है उसी में थोड़ा बहुत उसे एडिट करना है, यानी अपडेट करना है। कि जैसे अगर किसी ने जीके की स्ट्रैटेजी बनाया है, उसके हिसाब से जीके में ये टॉपिक आपका होना चाहिए था, लेकिन आपका वो टॉपिक रह गया, तो उसको अपनी स्ट्रैटेजी में कहीं ऐड करके उस टॉपिक को कवर करना है। स्ट्रैटेजी बिल्कुल चेंज नहीं करना है, स्ट्रैटेजी तो खुद की वो बनानी है, लेकिन उसको थोड़ा बहुत अपडेट करना है कि हाँ ये पॉइंट मैंने मिस कर दिया था, इस पॉइंट को ऐड करना है, ताकि थोड़ा बहुत ये है कि वो स्ट्रैटेजी भी फॉलो हो जाए और जो तुम्हारा खुद का जो आपने टारगेट बना रखा है उसको कंटिन्यू कर पाओ। जैसे मैंने जीके का 30 डेज़ का टारगेट दे दिया। अब कोई ऐसा नहीं कि आपका स्ट्रैटेजी, जैसे जीके आपने प्लान बनाए थे कि जीके मुझे ऐसा करना है और आप उस 30 डेज़ वाले प्लान को फॉलो करने लगे। 30 डेज़ को फॉलो नहीं करना है। उन 30 डेज़ में जो टॉपिक मैंने बताए गए इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो टॉपिक आपको नोट डाउन करना है, देखना है कि वो टॉपिक हुए नहीं हुए, जो नहीं हुए उनको फिर करना है, ठीक है, उनको पहले करना है, बस ये चीज़ चेंज करना है। हिस्ट्री आपने कर दिया तो हिस्ट्री में जो टॉपिक मैंने उसमें बताया है, अगर वो टॉपिक हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर उसको करना है, बस इतना चेंज करना है। स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करना है, स्ट्रैटेजी को थोड़ा बहुत जो है अपडेट करना है। ये आपका जीके सेक्शंस के ऊपर था। सेकंड चीज़ अब आता है रीजनिंग में, ठीक है। रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग में उन क्वेश्चंस को नोट डाउन करना है जिनमें आपका टाइम लगा था लास्ट टाइम जो एवरेज टाइम था वो 40-45 के आसपास पहुंच गया था। बट अगर इस बार थोड़ा बहुत लेंथी कर देता है वो, तो थोड़ा बहुत टाइम आपको 40-45 ना करके 35 to 40 करना पड़ेगा। अगर थोड़ा बहुत उसने क्वेश्चन जैसे 5 या 10 क्वेश्चन भी आसपास उसने थोड़ा बहुत लेवल बढ़ा दिया, तो उन क्वेश्चन के लिए टाइम मैनेजमेंट के लिए टाइम बचाना पड़ेगा। तो वही है टाइम मैनेजमेंट का, मैंने इससे पहले रीजनिंग के ऊपर वीडियो बनाई थी कि उससे बहुत अच्छा जो अप्रोच था, उस अप्रोच से अगर आप करते हो रीजनिंग को, थोड़ा बहुत आप टाइम जो है मैनेज अच्छे से कर लोगे। मतलब जहाँ 40 मिनट ले रहे हो वहाँ आप 35 मिनट ले लोगे। 5 मिनट का गैप तो आराम से आप रहेगा, यानी 5 मिनट तो आराम से आप सेव कर लोगे उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से या उस अप्रोच के हिसाब से। सेकंड चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा वो है वैकेंसी का। देखिए वैकेंसी इस बार 1200 प्लस है, मतलब आपका ग्रेड सी में 93 है और ग्रेड डी में 1104 है। एक प्लस पॉइंट इसलिए है क्योंकि लास्ट टाइम जो वैकेंसी वो 4000 थी, 3900 कुछ थी, 4000 थी, और उसमें ज़्यादातर लोग 395 जो है वो शायद 390 के आसपास ग्रेड सी थे। तो जिनका ग्रेड सी में नहीं हुआ था वो ग्रेड सी के लिए ट्राई करेंगे 93 वैकेंसी के लिए। और एक रिक्वेस्ट है, मैं यही कहूँगा कि जिनका जैसे लास्ट टाइम 22 वाले एग्ज़ाम में हो गया, ऐसे काफ़ी लोग थे जो इस चैनल से भी जुड़े हैं और उनका 22 एग्ज़ाम में हो गया और उनको डिज़ायर पोस्ट मिल गया ग्रेड डी के हिसाब से। अब उनका टारगेट ग्रेड सी है, तो वो ग्रेड डी वाला फॉर्म तो फिल नहीं करेंगे, जहाँ तक मुझे है पता कि वो थोड़ा ठीक समझदार है, तो इतना चीज़ तो वो जानते हैं कि ग्रेड डी में अगर हमें मिल चुका है डिज़ायर पोस्ट तो हम ग्रेड डी फिल नहीं करेंगे। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। ग्रेड डी में इस बार चांसेस है बहुत ज़्यादा हाई सिलेक्शंस की, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट टाइम 4000 के आसपास वैकेंसी थी, तो जिनका ग्रेड डी में हो गया वो ग्रेड डी तो फिल नहीं करेंगे, यानी 1000 के आसपास लोग ऐसे होंगे 4000 में से जिनको डिज़ायर पोस्ट मिल गया होगा। और ख़ासकर जिनका दिल्ली वाली जितनी वैकेंसी थी, क्योंकि ज़्यादातर लोग दिल्ली प्रेफर करते हैं, तो दिल्ली में जितना भी था तो उनका डिज़ायर पोस्ट ग्रेड डी में मिल गया, तो वो तो फॉर्म में ग्रेड डी फिल नहीं करेंगे। हाँ थोड़ा बहुत उनमें ये है कि जिसको नहीं लेना था लेकिन मिल गया और वो अब होम पोस्टिंग के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि 4000 में से 1000 लोग ऐसे उनको जिनको ग्रेड डी में अपनी होम पोस्टिंग मिल गई या फिर डिज़ायर पोस्ट मिल चुकी है, ठीक है। बाकी 3000 से आपका कॉम्पिटिशन रहेगा इस बार भी शायद, लेकिन 1000 हट गई, ये बहुत ही बड़े मतलब एक अच्छी बात भी है, एक बड़ी बात भी है, जिससे कट ऑफ पे थोड़ा बहुत इस बार असर पड़ेगा। इतना ज़्यादा तो नहीं पड़ेगा, बट आप थोड़ा बहुत अपील करोगे, रिक्वेस्ट करोगे कि हाँ भाई अगर आपका ग्रेड डी में हो चुका है तो अब आप नेक्स्ट वाले में ग्रेड सी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो अच्छी बात है। ग्रेड डी में फॉर्म फिल मत करना, अगर फॉर्म फिल कर दिया है तो थोड़ा बहुत ये है कि आप स्किल टेस्ट को स्किप कर देना। अभी स्किल टेस्ट होने में बहुत आपका टाइम है, अभी तो एग्ज़ाम होना है, एग्ज़ाम तक, उसके बाद स्किल टेस्ट था, तो आप थोड़ा बहुत इस चीज़ को थोड़ा फैलाओगे कि हाँ भाई ये चीज़ थोड़ा आप कर लेना, जिनका सिलेक्शन हो गया वो ग्रेड डी को थोड़ा स्किप कर लेना, तो इससे बहुत ज़्यादा असर आपको देखने को मिलेगा इस बार जिनका भी एग्ज़ाम है। तो वैकेंसी इससे 5000 तो मैं मानता हूँ कि वो चीज़ सेव हो जाएगा, जो अप्लाई करने वाले थे और जो जिनका ये था कि मेरे को ग्रेड डी भी एग्ज़ाम देना निकालना भी है और होगा नहीं होगा बात की बात, मैं स्किप कर दूंगा या छोड़ दूंगा सीट, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा बहुत आपका सेव हो जाएगा 5000 के आसपास वैकेंसी आपका ये। और ये अब
हो सकता है अभी आपको सुनने में थोड़ा बहुत अजीब सा लगे कि हाँ भाई ऐसी चीज़ें नहीं होगा या नहीं मानेगा कोई, लेकिन आप थोड़ा बहुत बोलोगे जैसे मैंने बोल दिया इस वीडियो में, तो इस चैनल से जो भी लोगों का ग्रेड डी में सिलेक्शन हुआ होगा 2022 में, तो कहीं ना कहीं वो ये चीज़ तो स्किप करेंगे कि ग्रेड डी वाला फॉर्म इस बार फिल नहीं किया होगा तो फिल कर लिया होगा तो वो स्किल को स्किप कर देंगे, और नहीं किया हुआ तो फिल नहीं करेंगे, वो ग्रेड सी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ये चीज़ आपको अपने आसपास भी बोलना है, ग्रुप में बोलना है या अपने टीचर्स से बोलना है जो भी इस फील्ड से, स्टेनो वाले फील्ड से जुड़े हैं, ताकि इस बार जो है सीट वेस्ट ना हो। अगर 1100 वैकेंसी है तो 1100 वैकेंसी जो है उन्हीं सिलेक्शन उन्हीं का हो जिनको वही ज़रूरत है। ठीक है, 1100 वैकेंसी काफ़ी, अगर 1100 वैकेंसी में से अगर आपका 100-200 वैकेंसी भी वेस्ट होती ना तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो वेस्ट नहीं होनी चाहिए, बस इसी चीज़ के लिए ये वीडियो भी बनाई था और ये अपील भी था भाई जिनका सिलेक्शन हो चुका है, आप ग्रेड डी अगर फिल कर लिया कोई बात नहीं, बट स्किल को आप स्किप कर लेना, और ग्रेड सी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अच्छी बात है कि ग्रेड सी ही टारगेट करना है ऑलरेडी जिनका ग्रेड डी में हो चुका है, खासकर वो जिनको होम पोस्टिंग मिल गया और जिनका जो दिल्ली बहुत लोग प्रेफर करते थे दिल्ली मिल गया है तो उनके लिए है। ठीक है, बाकी कोई डाउट होता है, कोई चीज़ आपको पूछना होता है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। टेलीग्राम लिंक, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आप क्लासेस वाली वीडियोस यानी आपका रीजनिंग से इंग्लिश जीके जितना भी मेरे एंड से होगा मैं ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाने की इस मंथ और अगले मंथ तक एग्ज़ाम तक। ठीक है, बाकी शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय।